हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी उषा मैम चैनल पे। आज हम छठी क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 13 कार्य के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो दो लाइन दे रखी है ये कि जब आप कोई काम कर रहे हों उससे बाहर कुछ न सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, तो उस काम को करते वक्त सिर्फ आप उस काम में ही रहें, ना कि कहीं और सोचें। जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा करते हुए भगवान की ही बारे में सोचते हैं ना, कहीं और तो हम नहीं सोचते। उसी तरीके से जब भी आप कोई काम करें उस काम को भी एक पूजा की तरह ही करें। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है कि लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है। यानी कि आप इसमें कार्य का क्या महत्व है और लोग किस किस तरीके की गतिविधियां करते हैं, किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, और उन गतिविधियों का उनके जीवन में क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अनु और कबीर पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता मौसी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वह अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थी और अपनी यूनिफॉर्म में थी। वह भारतीय वायुसेना में पायलट विमान चालक का कार्य करती है और पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। आप ये देख सकते हो। ठीक है, दो बच्चे आ रहे हैं सामने से, ये उनकी मौसी है कि कबीर, गीता मौसी की पोशाक काफ़ी कुछ उस पोशाक की तरह लग रही है जैसी कल मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग है। मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई है। वह सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब वे अपना समय। ठीक है, देखो आप इसमें भी देख सकते हैं ये कि ये देखो आसपास के बच्चों को निःशुल्क भूगोल पढ़ाने में, हमारे सब्जी उद्यान में काम करने में और घर के अन्य काम करने में व्यतीत करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कि मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले हुए वस्त्रों की बिक्री की जाती है। अप्पा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान में उनका सहयोग करती है। ठीक है, सामान्यतः माँ हमारे विद्यालय से आने से पहले घर पर आ जाती है। वह एक स्वैच्छिक समूह के साथ भी कार्य करती है जहाँ महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है। क्या तुम्हारे मेरे बड़े भाई रोहन स्मरण है? तुम उनसे मिले थे जब वह मुझे विद्यालय लेने आए थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। वह सप्ताह के अंत में पास के एक महाविद्यालय में युवा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को स्वेच्छा से कंप्यूटर से संबंधित कौशल भी सिखाते हैं। क्या बात है अनु, हमारे आसपास के लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो कि जहाँ पे आप रहते हैं कि आपके आसपास में लोग क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दो समूहों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। यानी कि देखिए जो कार्य होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उनके कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। कौन सा? एक आर्थिक गतिविधि और दूसरा एक गैर आर्थिक गतिविधि। ठीक है, अब पहले बात करते हैं आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें अर्थ, द्रव्य, मुद्रा सम्मिलित होता है अथवा जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है, अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं इत्यादि। यानी कि देखिए आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं? अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो यानी कि वे कार्य जिनको करने से आपको पैसा मिलता है। ठीक है, यानी कि जिन काम को करने से हमें इनकम होती है, आय होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आर्थिक गतिविधि। ठीक है, तो इसमें आपको ये दे रखा है कि वस्तु का नगद मूल्य। वस्तु के नगद मूल्य का क्या मतलब है? कि किसी वस्तु का व्यक्ति द्वारा तय किया गया मौद्रिक मूल्य जो कि उस वस्तु से मिलने वाले लाभ पर आधारित होता है। ठीक है, देखो अब इसमें बात करते हैं बाजार कि बाजार क्या है? वह स्थान जहाँ व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, किंतु अधिकांशतः बाजारों में इनका लेन देन धनराशि के लिए किया जाता है। ठीक है, शुल्क का मतलब क्या है? कि किसी व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को किया गया भुगतान। उदाहरण के लिए एक चिकित्सक या वकील को दिया गया शुल्क। यानी कि अगर आप किसी से कुछ परामर्श लेते हैं तो उसके बदले जो लोगों को भुगतान किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको शुल्क बोलते हैं। जैसे अगर आप बीमार हैं, आप डॉक्टर से दवाई लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर दवाई के बदले हम डॉक्टर को दवाई के बदले क्या देते हैं? पैसे देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैर आर्थिक गतिविधियाँ।
वे हैं जिनमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती है, बल्कि इन्हें कृतज्ञता, स्नेह, सेवा और आदर जैसी अनुभूतियों के साथ किया जाता है। यानी कि गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं? यानी कि वे गैर आर्थिक गतिविधियाँ जिसको करने से आपको कोई पैसा नहीं मिलता, ठीक है, यानी कि इसमें आपकी कोई आय नहीं होती है, बल्कि आप इन्हें किस लिए करते हैं? आप इन्हें सेवा के भाव से, ठीक है, यानी प्यार से या सेवा और आदर के अनुभूति के साथ में हम उनको करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए विभागों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना या बच्चों की उनके विद्यालय में सहायता करना, युवाओं द्वारा दादा दादी, नाना नानी आदि की सेवा करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर के नवीकरण में सहायता करना, ठीक है। आपको भी देखिए, जो घर में जो मम्मी आपकी खाना बनाते हैं, दादा जो आपकी हेल्प करते हैं, उसके लिए उन कामों के लिए उनको कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती, बल्कि वो अपनेपन या प्यार की वजह से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है। अनु और कबीर की कहानी में गीता मौसी जो वायुसेना में विमान चालक है, उनको वेतन मिलता है। वह देश की सेवा करती हैं और यह एक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित है। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता है और उसे भी इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। सप्ताह के अंत में वह पास के महाविद्यालय के युवा विकास कार्यक्रम में स्वेच्छा से काम करता है। यहाँ वह युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित कौशल सिखाता है, जो एक गैर आर्थिक गतिविधि है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। काव्या अपनी चाची के घर कमलापुर गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक राजमार्ग बनाया जा रहा था और निर्माण स्थल पर बहुत चहल पहल थी। वहाँ तकनीशियन, खोदने वाली और बुलडोजर जैसी बड़ी मशीनें चला रहे थे। इस राजमार्ग के बनने से अब निकट के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब यह राजमार्ग बन जाएगा तो वह अपनी चाची के घर बार बार जा सकेगी। फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी चाची को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई गई स्वादिष्ट जलेबी खाने चल पड़ी। काव्या के चाचा उसी समय काम से लौटे थे। वह निर्माण कंपनी में तकनीशियन हैं और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले प्रतिमाह वेतन मिलता है। अगले दिन काव्या की चाची सुबह उठी और अपना घरेलू काम निपटाने के बाद काम पर चली गई। वह अपने गांव के डाकघर में कार्यरत है और उन्हें प्रतिमाह वेतन मिलता है। कार्यालय के बाद वह शाम को ऑनलाइन कक्षाएं लेती है, जिसमें वह विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराती हैं। वह इन कक्षाओं के लिए साप्ताहिक शुल्क लेती हैं। सप्ताह के अंत में काव्या अपनी चाची के साथ स्वादिष्ट आम खाने के लिए आम के बगीचे में गई। वहाँ उसे खेत में काम करने वाला एक श्रमिक साहिल मिला, जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था। इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ धनराशि मिलती है और शेष भुगतान आमों के रूप में मिलता है। इस कार्य के लिए आम के रूप में जो भुगतान हुआ उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जाता है। जैसा कि अब हम समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित है और आर्थिक गतिविधियों से किसी वस्तु के अन्य रूपों में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है। इसे मूल्य संवर्धन कहते हैं। देखो, यहाँ पे आपको एक उदाहरण दे रखा है कि आइए काव्या के पिता राजेश के उदाहरण से समझें। राजेश देखिए एक बढ़ई हैं जो विभिन्न प्रकार की लकड़ी के फर्नीचर को बनाने के लिए समीप के बाजार से 600 रुपये की लकड़ी खरीदते हैं, ठीक है। वे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी को 1000 रुपये में बेचते हैं। तो कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत 600 रुपये, तो शेष राशि 400 किसके लिए है? यह राजेश के कौशल, समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है जो उन्हें कुर्सियों को बनाने में लगा था, ठीक है। यानी कि मौद्रिक मूल्य क्या होता है कि जो आपने देखो, जो उन्होंने कुर्सी जो बनाई, कुर्सी को उन्होंने कितने बेचा? 1000 में बेचा। और लकड़ी कितने की ली थी? 600 रुपये की। यानी उन्होंने खर्च कितने किए? 600 रुपये और कमाए कितने? 400 रुपये, ठीक है। वो 400 रुपये क्या थे कि जो उन्होंने बनाने में जो समय लगाया और जो उनकी स्किल थी उसके लिए उन्होंने 400 रुपये लिए, ठीक है। राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी के बेचने तक की गतिविधियों में भुगतान सम्मिलित है, इसलिए यह सब आर्थिक गतिविधियों के भाग हैं। अब हम बात करते हैं गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व। गैर आर्थिक गतिविधियों में धनराशि सम्मिलित नहीं होती, फिर भी इनसे उत्पन्न मूल्य हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। जैसे देखिए इसमें सेवा,
हमें मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों आदि अनेक स्थानों पर सेवा कार्य देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लंगर या सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आप देखते होंगे कि मंदिर मस्जिद में जब जाते हैं तो लोगों को प्रसाद के रूप में कुछ मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी वहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि वो सेवा भाव से लोगों को दिया जाता है, ठीक है। इन सेवा कार्यों से हमें संतुष्टि और कृतज्ञता की अनुभूति होती है और ये सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देते हैं। फिर हम बात करते हैं सामुदायिक सहभागिता का महत्व। स्वच्छ भारत अभियान अपने आसपास सफाई रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों द्वारा सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। हम लोग अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों या सामुदायिक क्षेत्र को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक प्रयासों से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र स्वच्छ रहता है। सामुदायिक सहभागिता का एक और उदाहरण भारत में वृक्षों के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन है। इस प्रयास से वृक्षारोपण अभियानों के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय में हमने आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में सीखा। हमने आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न मूल्य संवर्धन के बारे में भी सीखा। हमने समझा कि गैर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार सामाजिक कल्याण एवं निजी कल्याण में योगदान देती हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, ठीक है। देखिए, नहीं तो इसमें आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और किस तरीके से हमारे जो जीवन है, ठीक है, जो हमारी लाइफ है उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।